इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हुए हैं, मगर तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जो एक डेंस फॉरेस्ट है, वहां पर एक ऐसा क्रिमिनल हुआ था जिसने दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को बेबस और लाचार कर दिया था। 15 सालों तक दोनों स्टेट्स की पुलिस, बीएसएफ, यहाँ तक कि एक स्पेशल टास्क फोर्स इनको एमएम हिल्स के जंगलों में ढूंढती रही, मगर वो इसका बाल भी बांका न कर पाए। ये कोई टेररिस्ट नहीं था जिसे एक्सटर्नल फंडिंग मिल रही हो, बल्कि एक सिंपल स्मगलर था जिसने 1000 से भी ज्यादा हाथियों को मारा था उनकी आइवरी की स्मगलिंग के लिए। लगभग 120 करोड़ के चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी स्मगलिंग की थी और 150 से ज्यादा क्लिंग्स उसने की थी, जिसमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले थे। सरकार को इस क्रिमिनल को पकड़ने में लगभग 15 सालों का समय लगा और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन की। इसकी स्टोरी को सुनकर आपको पुष्पा मूवी की याद आ रही होगी। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल वीरप्पन की कहानी। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और इस डेंस फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा टाउन है गोपीनाथम, जहां पर वीरप्पन का जन्म हुआ था। इन फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। इसी वजह से वहां के लोगों के लिए बहुत ही आसान रास्ता है कि आसपास के घने जंगलों के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए। इसी फॉरेस्ट वेल्थ को स्मगलिंग करके यूटिलाइज करने वाले ग्रुप्स में शामिल हो गया था वीरप्पन सिर्फ 10 साल की उम्र में। वीरप्पन अपने अंकल के ग्रुप में शामिल हो गया था जो चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी स्मगलिंग किया करते थे और हाथियों को मारकर उनकी आइवरी की स्मगलिंग किया करते थे। वीरप्पन ने बहुत ही कम एज में एलिफेंट्स को मारना शुरू कर दिया और वो निडर होकर एलिफेंट्स के सामने जाया करता था। धीरे धीरे अपने अंकल से अलग होकर उसने अपनी खुद की गैंग बना ली और इंडिपेंडेंटली फॉरेस्ट में ऑपरेट करने लगा। स्टार्टिंग में तो गांव में ऑपरेट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके एरिया का एक्सपेंशन इतना हो गया कि एमएम हिल से लेकर मधुमलाई तक का सारा एरिया उसके अंडर आता था। मानो पूरा फॉरेस्ट उसका प्राइवेट एस्टेट बन चुका था। ये एस्टीमेट है कि वीरप्पन ने 1000 से भी ज्यादा हाथियों को मारा था उनके दांतों के लिए। शुरुआत में उसके पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर पड़ा करते थे, पुलिस उसके पीछे नहीं थी क्योंकि उसने कोई सिविल क्राइम नहीं किया था। फॉरेस्ट में जो क्राइम किया जाता है उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही डील करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर काफी प्रेशर था कि आप लगातार हाथियों की किलिंग्स क्यों होने दे रहे हैं, आप उन स्मगलर्स को पकड़ते क्यों नहीं हैं, क्या आप भी उन स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं। लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि वीरप्पन कितना पावरफुल है, उसको पकड़ पाना कितना डिफिकल्ट होगा। एमएम हिल्स का फॉरेस्ट बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ऊपर से इसका टेरेन प्लेन नहीं है, ये पूरा हिली टेरेन है और वीरप्पन ने इस फॉरेस्ट से जैसे दोस्ती कर ली, उसे वहां से निकलने का एक एक रास्ता मालूम था। वहीं फॉरेस्ट ऑफिसर्स इतने ट्रेंड नहीं थे, इतने एक्वाइंटेड नहीं थे कि वो वीरप्पन को इस जंगल में ढूंढ पाए। पहले वीरप्पन अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ हाथियों को मारकर उनके आइवरी की स्मगलिंग किया करता था, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि इस पूरे जंगल से टस्कर एलिफेंट खत्म हो गए। टस्कर एलिफेंट यानी जिसके दांत होते हैं। जब एलिफेंट आइवरी खत्म हो गई तो वीरप्पन ने इस फॉरेस्ट के दूसरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जो था चंदन। कर्नाटका और तमिलनाडु के इन जंगलों में चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ऑफिशियली चंदन के पेड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इन्हें कोई भी प्राइवेट एंटिटी काट नहीं सकती, प्रोसेस नहीं कर सकती। मगर वीरप्पन यह मानता था कि यह जंगल उसका घर है, यहाँ लगे हुए चंदन के पेड़ उसकी भी प्रॉपर्टी है, उस पर उसका उतना ही हक है जितना सरकार का। इसलिए अपने मनमाने तरीके से चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी स्मगलिंग किया करता था। चंदन के पेड़ों की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा कॉस्ट लोग देने को तैयार हैं। ये चंदन का ट्रेड करने के बाद वीरप्पन काफी स्ट्रॉन्ग होने लगा, काफी पैसा उसके पास आने लगा और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि वीरप्पन की गैंग इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसमें आदमी तो थे ही, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी थे। एक तरह से पूरा का पूरा गांव वीरप्पन लेके चला करता था। एक एक दिन में 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चला करते थे और जंगल में छुप छुप कर कैंप किया करते थे, जहां पूरा का पूरा गांव बसाया जाता था। जहां वीरप्पन कैंप लगाता था वहां आसपास के पूरे पेरीमीटर पर पहरेदारी की जाती थी। जब आसपास के चंदन के पेड़ धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गए, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक को इसकी चिंता होने लगी।
और पुलिस को पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट में लाया गया। पहली बार सरकार को ऐसा लगा कि ये कोई भारी क्रिमिनल है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। 1990 में पुलिस ने एक बड़ी रेड वीरप्पन के कुछ गोडाउन्स पर मारी और उन्होंने यहाँ से 65 टन चंदन की लकड़ी जब्त की। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैंडलवुड सीजर था और वीरप्पन का इतना बड़ा एम्पायर इसी के बदौलत चल रहा था। वीरप्पन का कहना था कि सरकार यहाँ के लोगों को अगर रोजगार दे तो वो ये सब नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और वीरप्पन अभी भी पकड़ा नहीं गया था। वह जंगल के रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो कर ही रहा था, साथ ही पुलिस वालों को भी मार देता था। वह पुलिस वालों को मारने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाता था। दोनों राज्यों की सरकारें इसको लेकर बड़ी परेशान थी। इसने जंगल के 75% हिस्से पर उगने वाले चंदन को खत्म कर दिया। एसटीएफ के साथ एक एनकाउंटर में वीरप्पन का एकदम खास आदमी राइट हैंड गुरुनाथ मारा गया। उसके अगेंस्ट में बदला लेने के लिए वीरप्पन ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 7 पुलिस वाले मारे गए। क्योंकि ये फॉरेस्ट आधा कर्नाटका और आधा तमिलनाडु में है और यह कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर का इशू था, तो वीरप्पन एक स्टेट में क्राइम करके दूसरे में भाग जाया करता था। अब यह दोनों स्टेट्स के लिए एक तरह का टेररिस्ट बन चुका था। 2004 में एक नए आईपीएस ऑफिसर को एसटीएफ का हेड बनाया गया, जिनका नाम था विजय कुमार। विजय कुमार ने इंटरनल लिंक्स बनाना शुरू किया, अपने आदमियों को वीरप्पन की गैंग में शामिल करना चालू किया और फाइनली 10 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद अपने एक आदमी को वीरप्पन की गैंग में शामिल करने में सक्सेसफुल हो गया। एक आदमी जो वीरप्पन को सप्लाई की चीजें लाकर दिया करता था, वह पुलिस वालों के साथ मिल गया और पुलिस वालों को वीरप्पन की हर बात की जानकारी देने लगा। वीरप्पन की एज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और अब वह 50 साल का हो गया था। उसे कैटरेक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मोतियाबिंद हो गया, उसे दिखना कम हो गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी पावर थी और जंगल में सरवाइव करने के लिए उसकी आंखों का एकदम सही होना बहुत जरूरी था। उसने इस आदमी से बोला कि मुझे कैटरेक्स का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इलाज की जरूरत है। वीरप्पन के इलाज की प्लानिंग की गई, लेकिन पुलिस वालों को इस बात का पता था, इसलिए उनके द्वारा सेटअप की गई एम्बुलेंस को जंगल के अंदर भेजा गया। पुलिस के द्वारा सेटअप की गई एम्बुलेंस में वीरप्पन को जंगल के बाहर ले जाया गया, यह कहकर कि उसका इलाज करवाने ले जा रहे हैं। बीच रास्ते में इस एम्बुलेंस को पुलिस की एक वैन ने रोका और एम्बुलेंस में बैठे वीरप्पन और उसके गैंग के मेंबर्स का वहीं पर एनकाउंटर कर दिया और इस तरह से 1000 हाथियों को मारने वाले इंडिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल का अंत हुआ। वीरप्पन को अपने मूंछों से बहुत प्यार था। उसने अपने मूंछों को बहुत बड़ा बड़ा कर रखा था, जो कि उसके खौफ को, उसके सिग्नेचर लुक को रिप्रेजेंट करती थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।